अभी संघर्ष के दिन हैं, अभी लोगों के ताने हैं। अभी संघर्ष के दिन हैं, अभी लोगों के ताने हैं और इन्हीं बातों से लड़कर हमको अपने दिन बनाने हैं। नमस्कार, मैं ज्ञान प्रकाश चौधरी आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। पॉलिटिकल साइंस के टॉप 100 लेकर के मैं आ रहा हूँ। इसका एक वीडियो आप लोगों ने बहुत प्रेम किया। तो इस वजह से मैं थोड़ा-सा स्टैंडर्ड रख रहा हूँ कि हाल के दिनों में अभी जो परीक्षाएँ हुई हैं, उनका लेवल थोड़ा-सा बढ़ाया जा रहा है। तो हो सकता है कि अगर इस बार जीडी का भी थोड़ा-सा लेवल यानी भाषा उसका चेंज करके पूछा जाए, प्रश्न वही रहेंगे। प्रश्न पॉलिटी से जो भी बनते हैं जैसे मान लीजिए राष्ट्रपति से जो आज तक बनते आए हैं वही प्रश्न बनेंगे, लेकिन उनके पूछने का तरीका कुछ अलग हो सकता है। तो किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए हम आपको तैयार कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये है 100 क्वेश्चंस मैं लेकर के आ रहा हूँ। आइए प्रैक्टिस करते हैं और जानते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो इसमें सम्मिलित किए गए हैं। एसएससी जीडी स्पेशल क्लास है, तो हो सकता है इस बार पेपर ऐसा ही बने। तो आइए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है, आंध्र प्रदेश पुनर्गठन विधेयक राष्ट्रपति द्वारा अनुमोदित तथा हस्ताक्षरित किया गया। यानी आंध्र प्रदेश का गठन कब हुआ। प्रश्न सीधे सीधे ऐसे बनता है, आंध्र प्रदेश का पुनर्गठन कब हुआ। तो ये क्वेश्चन इस तरह से ना पूछ करके ऐसे पूछा गया है, तो इसका जो उत्तर होगा उसका क्या होगा। 2014 में बना है। कब बना? मार्च में बना है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ए ऑप्शन इसमें सही होगा। मार्च 2014 में इसका पुनर्गठन होता है। थोड़ा सा कलर चेंज कर लें और ये ऑप्शन इसमें सही होगा। ये ऑप्शन सही होगा। मार्च 2014 में यह बना है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या है? भारतीय संघ के सहराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला राज्य था। तो सहराज्य के रूप में प्रथम प्रवेश पाने वाला जो राज्य था वह था सिक्किम। क्या था? सिक्किम। ऑप्शन ए इसमें सही होगा। सिक्किम सहराज्य का दर्जा मिलता है इसको, यानी केंद्र शासित प्रदेश बनता है। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न फटाफट के अंदाज में समय ना लेते हुए, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य का सबसे महत्वपूर्ण तत्व है। किसी भी राज्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसे महत्वपूर्ण क्या उसका राष्ट्रध्वज होता है, राजधानी होती है, संप्रभुता होता है या शासनाध्यक्ष होता है। तो यहाँ संप्रभुता की बात की गई है, तो क्या होना चाहिए? संप्रभुता होना चाहिए। जब संप्रभुता है यानी अपने फैसले लेने की आज़ादी है, तभी उस राज्य का कोई अर्थ है, अन्यथा वह दास ही समझा जाता है। तो संप्रभुता सी ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। थोड़ा सा इसको डार्क कर लेते हैं, थोड़ा मोटा बनने लग जाए। भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ है भारत एक गणतंत्र है, इसका अर्थ क्या है? सभी मामलों में अंतिम अधिकार जनता के पास है। भारत में संसदीय शासन व्यवस्था है। भारत में वंशानुगत शासन नहीं है, या भारत राज्यों का संघ है। तो इसका जो होगा वह गणतंत्र का अर्थ होता है कि यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है। यहाँ वंशानुगत शासन नहीं है यानी गणतंत्र है। यानी हमारे देश का कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च पद को प्राप्त कर सकता है, यानी राष्ट्रपति का पद प्राप्त कर सकता है। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है। तो संघ राज्यों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। संघ राज्यों का प्रशासन से तात्पर्य है कि केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित। देखिए भाषा कैसे चेंज हुआ। भारत में संघ राज्यों का प्रशासन होता है, किसके द्वारा होगा? तो वह राष्ट्रपति के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा होता है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। मुंबई प्रांत को कब गुजरात और महाराष्ट्र में विभाजित किया गया था? मुंबई प्रांत को कब विभाजित किया गया? तो इसका जो सन है 1960 ईस्वी। 1960 ईस्वी में इसे विभाजित किया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र दो नए राज्य बनते हैं। भारत के संविधान के किस भाग में हम नागरिकता से संबंधित प्रावधानों को पाते हैं? तो नागरिकता किस भाग में है, यह प्रश्न पूछा गया है कि नागरिकता किस भाग में है। तो नागरिकता भाग 2 में ही है। 5 से लेकर के 11 तक भाग 2।
भाग 2, ऑप्शन 2 बी सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि अगले प्रश्न में किसकी बात की गई है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। शर्तों को नियत, प्रश्न की भाषा थोड़ा सा गौर करिएगा, थोड़ा सा रुक करके वीडियो लास्ट तक देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। निम्न में से कौन नागरिकता के अर्जन हेतु शर्तों को नियत करने के लिए सक्षम है। नियम कौन बनाता है, तो चुनाव आयोग, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री या फिर संसद। तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वह होगा संसद। क्या, संसद। इस संसद में ही नियम कानून बनते हैं, हमारे भारत में संसद ही में ही नियम कानून बनते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका ऐसा है जो नागरिकता समाप्त नहीं करता। कौन सा ऐसा तरीका है जो नागरिकता को समाप्त नहीं करता है। सी ऑप्शन सही होगा। कुछ महीने के लिए दूसरे देश में दूर यात्रा पर जाना। भाई कुछ महीने के लिए अगर किसी देश में चले जाते हैं तो नागरिकता समाप्त हो जाएगी? नहीं होगी। वीजा और पासपोर्ट बनवा करके लोग दूसरे देशों में जाते हैं तो क्या उनकी नागरिकता खत्म हो जाती है? नहीं होती है। लेकिन अगर आप त्याग कर देते हैं, वंचित कर दिया जाता है, तब आपकी नागरिकता खतरे में पड़ जाती है और आपकी नागरिकता समाप्त भी हो जाती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण का निषेध करता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सबसे पहले आ गया। अब देखें कौन सा अनुच्छेद है, 19, 17, 23 या 24। कौन बच्चों के शोषण का निषेध करता है। ऑप्शन डी अनुच्छेद 24। ऑप्शन डी इसमें सही होगा, अनुच्छेद 24, आर्टिकल 24। 19 में क्या है, 19 में भाई स्वतंत्रता 19 से 22 तक है। आप आर्टिकल पढ़े होंगे तो उसमें देख रहे होंगे 19 से लेकर के 22 तक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। 17 अस्पृश्यता का अंत कर देता है और 19 में बोलने की आज़ादी दी गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या संविधान की प्रस्तावना सभी भारतीय नागरिकों को निम्न में से कौन सा एक उपलब्ध कराने के लिए वादा नहीं करती है। तो क्या एक ऐसा चीज है जो उपलब्ध कराने का वादा नहीं करती है। तो प्रस्तावना को जब आपने पढ़ा है तो आपने देखा है कितने तरह के न्याय हैं, कितने तरह की स्वतंत्रता है, सब कुछ बताया है। सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक न्याय, 3 तरह के न्याय। विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म और उपासना की स्वतंत्रता। लेकिन पूजा की समानता की बात नहीं की गई है। यहाँ विकल्प जो डी होगा वही सही होगा, पूजा की समानता की बात नहीं की गई है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार है। संपत्ति का अधिकार क्या है। पहले ये मूल अधिकार हुआ करता था। पहले क्या हुआ करता था, मूल अधिकार हुआ करता था। लेकिन अब क्या है, अब केवल कानूनी अधिकार है, यानी विधिक अधिकार है। आर्टिकल 300 का में इसको रखा गया है। अब अनुच्छेद 300 का में इसे रख दिया गया है। संपत्ति का अधिकार अब मूल अधिकार नहीं रह गया है। किस अनुच्छेद में यह व्यवस्था की गई है कि सभी अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि की शिक्षण संस्थाओं की स्थापना व प्रशासन का अधिकार होगा। तो इसमें कौन सा आर्टिकल है जो बताया गया है, अनुच्छेद 30। सी ऑप्शन इसमें सही होगा, अनुच्छेद 30, आर्टिकल 30 इसमें कहता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं, 14वां प्रश्न। इनमें से कौन सा मूल अधिकार नहीं है। मूल अधिकार कौन सा नहीं है। शोषण के विरुद्ध अधिकार, समान कार्य के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो यह तीनों हैं, शोषण के विरुद्ध अधिकार, कानून के समक्ष समानता, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये तीनों मूल अधिकार हैं। एक बी ऑप्शन जो है, यानी समान कार्य के लिए समान वेतन, यह मूल अधिकार में नहीं आता है। मूल अधिकार में नहीं आता है, कहाँ आता है। ये जो डीपीएसपी आप देखेंगे, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो होता है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, उसके अंतर्गत आता है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है। तो अस्पृश्यता का अंत, प्रश्न अगर सीधे सीधे पूछता है, एसएससी में ऐसे पूछा भी जाता था कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में है, तो आप उत्तर धड़ाक से लगा करके आएंगे कि नहीं, अनुच्छेद 17 में है। लेकिन थोड़ा सा भाषा अगर चेंज कर दिया, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता के उन्मूलन की बात कही गई है, तभी आप वही लगाएंगे। थोड़ा सा समझने में कठिनाई होती है, बस इतने है। 15 में क्या कहा गया है, 15 में ये कहा गया है कि धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर कोई भी विभेद नहीं किया जाएगा।
16वें में क्या है, 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता की बात की गई है। और 18 में क्या है, उपाधियों का अंत। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। मूलभूत अधिकारों को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? यानी मूल अधिकारों को संविधान में किस वर्ष समाविष्ट किया गया? तो ये जो 1976, बी विकल्प इसमें सही होगा, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। 1976 में मूल अधिकार यहाँ नहीं होगा, यहाँ मूल कर्तव्य होना चाहिए। मूल कर्तव्य है, सरदार स्वर्ण सिंह की सिफारिश के आधार पर इसको किया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। बालकों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 प्रभाव में आया। तो यह कब प्रभाव में आया है? यह आया है 1 अप्रैल 2010। कब आया? 1 अप्रैल 2010। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 18, भारतीय संविधान में कौन सा समानता के मौलिक अधिकार में सम्मिलित नहीं है? तो समानता के मौलिक अधिकार में कौन सा शामिल नहीं है, वही आपको बताना है। आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है, बाकी अन्य समानता की बात की गई है। केवल आर्थिक समानता की बात नहीं की गई है। कानून के समक्ष समानता, सामाजिक समानता और अवसर की क्षमता की बात की गई है। निम्न में से कौन भारत के संविधान द्वारा प्रदत्त 6 मूल अधिकारों में से नहीं है? तो 6 मूल अधिकार जो दिए गए हैं उनमें से कौन सा एक मूल अधिकार नहीं है? तो समानता का अधिकार है, विरोध का अधिकार नहीं है, किसी को विरोध का अधिकार ये नहीं दिया गया है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। बाकी शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार सब दिया गया है। निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? कौन सा मूल अधिकार विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है? मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा गया है। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अभिव्यक्ति स्वतंत्रता का अधिकार यह विदेशी नागरिकों को प्राप्त नहीं है, सिर्फ अपने देश के नागरिकों को प्राप्त है। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार 5 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, वह है कौन कौन से अनुच्छेद हैं? 16 से 20, 15 से 19। 5 अधिकार प्रदान किए गए हैं, कहाँ से? 13 से 17 या फिर 14 से 18, 15 से 19। तो किस आर्टिकल के अंतर्गत ये आएंगे? सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अनुच्छेद 14 से लेकर के 18 तक समानता का अधिकार दिया गया है। निम्नलिखित में से भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद कानून के समक्ष समानता से संबंधित है? तो कानून के समक्ष समानता से कौन सा संबंधित है? आर्टिकल बताएं आप। 13, 14, 15, 16। तो इसमें जो सही होगा वह है 14। कौन सा है? अनुच्छेद 14। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। 15 में क्या है? धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर प्रतिषेध नहीं किया जाएगा। 16 में है अवसर की समता की बात की गई है। और 13 में कहा गया है कि अगर राज्य ऐसा कोई नियम बनाता है जो मूल अधिकारों का उल्लंघन करता है या अल्पीकरण उनका करता है, न्यूनीकरण करता है, तो वह ऐसे जो नियम बनाए जाएंगे वह स्वतः ही शून्य घोषित हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न। निम्नलिखित में से किस द्वितीय पीढ़ी का मानव अधिकार समझा जाता है? काम का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, समता का अधिकार। तो इसमें से कौन सा सही होगा? ये है समता का अधिकार। क्या होगा? समता का अधिकार। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 25वां प्रश्न क्या है? भारतीय संविधान में स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों द्वारा प्रदान किया गया है, जो है। तो स्वतंत्रता का अधिकार 4 अनुच्छेदों में दिया गया है। कौन कौन से हैं उसमें? 19 से 22 तक, 16 से 19 या 17 से 20 या 18 से 21 तक। तो इसका आप सही उत्तर बताएं। 19 से 22 तक होगा। क्या है? 19 से 22 तक। ऑप्शन ये इसमें सही होगा। ये ऑप्शन इसमें सही है। बंदी बनाए गए व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा किस अनुच्छेद से प्रदत्त है? जो व्यक्ति बंदी बनाया गया है उसके मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन सा अनुच्छेद करता है? तो ये है अनुच्छेद 22। कौन सा अनुच्छेद है? 22। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। 22वां जो अनुच्छेद है वह बंदी बनाए गए व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करता है। 17 में क्या है? अस्पृश्यता का अंत,
16 में क्या है? अवसर की समता। 19 में क्या है? बोलने की आज़ादी। निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में सम्मिलित नहीं है? तो अनुच्छेद 21 में कौन सा सम्मिलित नहीं है, ये आपको बताना है। तो इसमें जो है मृत्यु का अधिकार, जीवन का अधिकार, जीविका का अधिकार, सम्मान का अधिकार, तो इसमें ये ऑप्शन इसमें सही होगा। मृत्यु का अधिकार कहीं नहीं दिया गया है। मृत्यु का अधिकार कहीं नहीं दिया गया है। उल्टे अगर आप आत्महत्या करते हैं, मरने की सोच रहे हैं, तो आपके ऊपर मुकदमा हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित अधिकारों में से कौन सा अधिकार अनुच्छेद 19 फर्स्ट डी को अनुच्छेद 21 से मिलाकर पढ़ने पर प्राप्त होता है? तो 19 के फर्स्ट डी और 21 को मिलाकर पढ़ने से क्या प्राप्त होगा? विदेश यात्रा का अधिकार, शरण पाने का अधिकार, जीविका का अधिकार या सम्मान का अधिकार। विदेश यात्रा का अधिकार प्राप्त होता है। ए ऑप्शन इसमें सही होगा। कौन सा ऑप्शन? ए ऑप्शन इसमें सही होगा, विदेश यात्रा का अधिकार। सर्वोच्च न्यायालय ने निम्न में से किस बात में संविधान के अनुच्छेद 22 को एक भद्दा दिखाई देने वाला उपबंध कहा था? तो कौन सा बात था? मेनका गांधी बनाम भारत संघ, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, इंदिरा साहनी या भारत संघ से जो हुआ, और ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य में। तो कौन सा था इसमें? इसमें था ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। डी ऑप्शन सही होगा। कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने से अतिलंघित होता है? ये देखिए प्रश्न, ये भाषा देखिए इसकी। कौन सा अनुच्छेद श्रमिकों को पर्याप्त मजदूरी ना दिए जाने से अतिलंघित होता है? तो अनुच्छेद 23 है। अनुच्छेद 23 है। आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये भाषा नहीं समझ में आ रही होगी कि कौन सी भाषा पूछ रहे हैं। 6 वर्ष की आयु से 14 वर्ष की आयु के बीच के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार सम्मिलित है। शिक्षा का अधिकार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित है। मूल अधिकार सांविधिक अधिकार है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये क्या है? ये तो मूल अधिकार है। 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलनी चाहिए। यह क्या है? यह मूल अधिकार में शामिल है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, मूल अधिकार है। कभी आप देख रहे होंगे, देखिए प्राइमरी में और जूनियर में जो पढ़ते हैं बच्चे, उनकी एक भी पैसा फीस नहीं लगता है, ऊपर से ड्रेस मिलता है और एमडीएम भी चल रहा है, खाने को भी मिलता है। तो 6 से लेकर के 14 वर्ष तक के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात मूल अधिकार में की गई है, यानी उनका मूल अधिकार है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 का लक्ष्य शिक्षा को मुक्त तथा अनिवार्य बनाना है। उन बच्चों के अधिकार के निहित जो प्राथमिक स्तर तक के हैं, माध्यमिक स्तर तक के हैं, उच्चतर माध्यमिक स्तर तक के हैं या स्नातक स्तर तक के हैं। तो ये देखिए आप 6 से 14 साल का बच्चा, अब जान सकते हैं आप कि 6 साल का अगर बच्चा होता है तो उसका एडमिशन फर्स्ट में होता है, और 14 साल तक जब पहुंचेगा यानी 1 से लेकर के 8 तक होगा, माध्यमिक स्तर तक के हैं, है ना। तो बी ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा। बी ऑप्शन सही होगा। माध्यमिक स्तर तक के जो बच्चे हैं उनके लिए यह निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रावधान करता है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। मौलिक अधिकारों का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय, संसद, राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री। तो इसमें जो सही उत्तर होगा वह है सर्वोच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय ये मूल अधिकारों का संरक्षक है। मूल अधिकारों का, अगर आपके किसी भी मूल अधिकार का हनन होता है तो आप डायरेक्ट या तो हाई कोर्ट में जाएं या तो सुप्रीम कोर्ट में जाएं, मूल अधिकारों की रक्षा की जाएगी। आर्टिकल 32 के तहत, अनुच्छेद 32 के तहत मूल अधिकारों की रक्षा आपकी की जाएगी। क्लियर हुआ? बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति अधिकार है एक। कौन सा अधिकार है? पहले तो मूल अधिकार हुआ करता था, लेकिन अब क्या है? मौलिक अधिकार है क्या? नहीं है। वैधानिक अधिकार, नैतिक अधिकार, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो अब तो वैधानिक अधिकार है, यानी विधि के द्वारा आप हासिल कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। मूल अधिकार से खत्म कर दिया गया है। निम्न में से कौन सा संवैधानिक अधिकार है परंतु मूल अधिकार नहीं है? संवैधानिक अधिकार है
लेकिन मूल अधिकार नहीं है। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, ये क्या है? ये तो मूल अधिकार है। फिर स्वतंत्रता का अधिकार, ये भी मूल अधिकार है। शांतिपूर्वक सम्मेलन का अधिकार, 19 में ये कहा ही गया है। तो संपत्ति रखने का अधिकार जो है, यह मूल अधिकार नहीं है, लेकिन वैधानिक अधिकार है, विधिक अधिकार है। संपत्ति आप रख सकते हैं। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों में संशोधन कौन कर सकता है? तो मूल अधिकारों में संशोधन कौन करता है? लोकसभा, राज्यसभा, संसद या सर्वोच्च न्यायालय? तो मूल अधिकारों में संशोधन कौन करेगा भाई? मूल अधिकारों में जो संशोधन करेगा वह संसद ही कर सकता है। कौन? संसद कर सकता है। सी ऑप्शन इसमें सही होगा। अब लेकिन कर तो सकता है संशोधन, लेकिन मूल अधिकारों को हटाया नहीं जा सकता, यानी उसमें कुछ ना कुछ बढ़ाया ही जा सकता है, उसमें कम नहीं किया जा सकता। इस बात का ध्यान रखें। अगर सोचें कि अनुच्छेद 19 जो है उसको हटा देते हैं, या 19 का कोई भी पार्ट यहाँ से हटाते हैं, और यानी उसमें बढ़ाया ही जाएगा, मूल अधिकारों का अल्पीकरण नहीं किया जाएगा। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? कौन एक मौलिक अधिकार नहीं है? उत्पीड़न के खिलाफ अधिकार, समान काम के लिए समान वेतन, कानून के समक्ष समानता, धर्म पालन की स्वतंत्रता का अधिकार। तो बी ऑप्शन इसमें सही होगा। समान काम के लिए समान वेतन, यह मूल अधिकार नहीं है। निम्नलिखित में से कौन संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत राज्य है? संविधान के अनुच्छेद 12 के अंतर्गत कौन सा राज्य के अंतर्गत आएगा? चारों विकल्प आप पढ़ें, फिर उसके बाद बताएं। इसमें जो डी ऑप्शन है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, यही नहीं आएगा, बाकी सब राज्य के अंतर्गत ही आते हैं। अच्छा, अनुच्छेद 12 में क्या कहा गया है? अनुच्छेद 12 से लेकर के आप देख रहे हैं कि 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। तो 12 में ये कहा गया, राज्य की परिभाषा दी गई है। तो कौन कौन राज्य के अंतर्गत आएंगे? क्षेत्रीय श्री गांधी आश्रम खादी भंडार, ये भी आता है। संवैधानिक एवं संसदीय अध्ययन संस्थान, शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद। लेकिन दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज यह राज्य के अंतर्गत नहीं आता है। ग्रहण के सिद्धांत के संबंध में अनुच्छेद है, ये देखें, बहुत अच्छा क्वेश्चन आया। डॉक्ट्रिन ऑफ इलिप्स। तो इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो 13 है, अनुच्छेद 13। मूल अधिकारों के असंगत या उनकी अल्पीकरण करने वाली विधियों को किस अनुच्छेद के अंतर्गत शून्य घोषित किया जाता है? यह भी अनुच्छेद 13 है। अनुच्छेद 13 में बताया गया ना कि अनुच्छेद 13 वह करता है जो कोई और नहीं करता। यह खुद अनुच्छेद 13 अपने आप में मूल अधिकार है, यानी अनुच्छेद 13 को भी नहीं हटाया जा सकता, 12 को भी नहीं हटाया जा सकता। इसमें यह कहा गया है कि अगर कोई मूल अधिकारों का अल्पीकरण करता है या उसे हटाता है, तो यह अनुच्छेद 13 जो है उसको शून्य घोषित कर देगी, वह नियम में नहीं मान्य होगा। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 15(1) द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार है। तो 15 के द्वारा क्या मूल अधिकार दिया गया है भाई? इसमें आप देखें 15 के द्वारा कौन सा मूल अधिकार दिया गया है? तो यह किसी भी नागरिक के लिए है। बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अनुच्छेद 15 किसी भी नागरिक के लिए है, लेकिन अनुच्छेद 19 यानी बोलने की आज़ादी, ये किसी भी नागरिक के लिए नहीं है, वो सिर्फ भारत के नागरिकों के लिए है। भारत में प्रेस की स्वतंत्रता है। तो प्रेस की जो स्वतंत्रता है भारत में वह क्या है? तो अभिव्यक्ति की जो स्वतंत्रता होती है उसी के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन सी इसमें ये निहित है। भाई बोलने की आज़ादी अगर दी गई है अनुच्छेद 19 में, तो उसी में प्रेस की स्वतंत्रता भी है। प्राग दोष मुक्ति सिद्धांत संबंधित है दोहरे परिसंकट से। बी ऑप्शन इसमें सही होगा, दोहरे परिसंकट से। किन अनुच्छेदों द्वारा भारतीय संविधान नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है? तो 12 से लेकर के 35 तक मूल अधिकारों की चर्चा की गई है। अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक ए ऑप्शन इसमें सही होगा।
भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति तथा सुरक्षा को प्रोत्साहन देना सम्मिलित है। तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की बात किसमें की गई है? संविधान की प्रस्तावना में, राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत में, मौलिक कर्तव्य में, 9वीं अनुसूची में, किसमें की गई है? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में इसकी चर्चा की गई है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा किस अनुच्छेद के माध्यम से श्रमिकों की प्रबंधन में भागीदारी सुनिश्चित की गई? कौन सा अनुच्छेद है? अनुच्छेद 43 ए। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। अनुच्छेद 43 ए के तहत ये किया गया है। कमेंट करके बताइएगा अनुच्छेद 40 में क्या दिया गया है। अनुच्छेद 40 में क्या है? भारत के संविधान में किसमें पर्यावरण संरक्षण, वन एवं वन्य जीवन की रक्षा के प्रावधान पाए जाते हैं? केवल राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में, केवल मूल कर्तव्यों में, ए और बी दोनों में, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसमें यह बात की गई है? दोनों में की गई है, यानी नीति निर्देशक सिद्धांतों में भी और मूल कर्तव्यों में भी। तो ए और बी दोनों ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, सी ऑप्शन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के 42वें संशोधन द्वारा नीति निर्देशक सिद्धांतों में नहीं जोड़ा गया है? 42वां जो संविधान संशोधन हुआ उसमें कौन सा नहीं जोड़ा गया है, इस बात को बताना है। तो 50वें प्रश्न का आप देखें, सभी नागरिकों के लिए समान आचार संहिता जो है यह नहीं जोड़ा गया है, यह नहीं जोड़ा गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व सहज अध्ययन के लिए निम्न में से कौन से भागों में विभाजित किया जा सकता है? तो नीति निर्देशक सिद्धांतों को कैसे आप बांटेंगे? तो ये चारों बंटवारा, ये तीनों बंटवारा, समाजवादी भी इसमें दिखता है, उदार बौद्धिकवादी भी लक्षण है, और गांधीवादी विचारधारा भी है। अनुच्छेद 40 में गांधीवाद झलकता है। पंचायतों का, ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है। तो उपरोक्त सभी इसमें सही होगा, डी ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य की नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य नहीं है? तो कौन सा यह उद्देश्य नहीं हो सकता है, उसकी बात की गई है। तो कौन सा नहीं है? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना, यह नहीं सही होगा। कौन सा? एक धार्मिक राज्य की स्थापना करना। कल्याणकारी राज्य की बात की गई है, सामाजिक आर्थिक कल्याण की, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा की भी बात की गई है। भारतीय संविधान का कौन सा भाग अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के प्रति राज्य के उत्तरदायित्व का उल्लेख करता है? कौन सा हो सकता है इसमें? अभी लगातार देख रहे हैं तो नीति निर्देशक सिद्धांत में इस बात की चर्चा की गई है। किसमें? नीति निर्देशक सिद्धांत में आर्टिकल 51 के तहत अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि, ये इसकी बात करता है। निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों का गठन करने के लिए निर्देशित करता है? तो ग्राम पंचायतों का गठन अनुच्छेद 40 में दिया गया है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों का गठन दिया गया है। अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। 48 में क्या कहा गया? 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन, इसकी चर्चा की गई है। और 48 का में पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन, वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात की गई है। और 51 में क्या? अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की वृद्धि। 51 का जो है वह मूल कर्तव्य, वो जोड़ा गया है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर। अब 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा यह जोड़ा गया। भारतीय संविधान में कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है। तो कल्याणकारी राज्य के विचार को सम्मिलित किया गया है, इसका उत्तर क्या होगा? प्रस्तावना में, मूल अधिकारों में, चतुर्थ अनुसूची में, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। तो यह नीति निर्देशक तत्वों में है। कहाँ है? नीति निर्देशक तत्वों में है। निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान के बाद में जोड़ा गया है? कौन सा इसमें हो सकता है? सी ऑप्शन, मुफ्त कानूनी सलाह, सी ऑप्शन इसमें सही होगा।
भारत के संविधान में कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है? तो कल्याणकारी राज्य का आदर्श किस में प्रतिष्ठापित है? ये देखें, इसका जो सही उत्तर है वह है राजकीय नीति निर्देशक सिद्धांत। बी ऑप्शन सही होगा। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। कल्याणकारी राज्य होने का विचार कहाँ पाया जाता है? तो यह जो है दोनों सही होगा, संविधान की प्रस्तावना में भी और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में भी। तो ए और सी दोनों सही होगा, इसमें ऑप्शन डी सही होगा। ऑप्शन डी, ए और सी दोनों में पाया जाता है, तो ऑप्शन डी इसमें सही होगा। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करना किसका कर्तव्य है? तो नीति निर्देशक जो तत्व हैं उनको लागू करने का कर्तव्य ये राज्यों का है। किसका है? राज्यों का है, यानी बी ऑप्शन इसमें सही होगा। ये राज्य को डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है कि राज्य ऐसा करे, राज्य कल्याणकारी राज्य बनाए। अच्छा, इसी के तहत अगर आप देख रहे होंगे तो एम्बुलेंस सेवा जो चल रही है ना अपने यहाँ, एम्बुलेंस सेवा 100 नंबर 112 नंबर जो बदल कर दिया गया है, ये सारी जो है इसी के अंतर्गत आ रही है ना। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक क्या मौलिक अधिकार है? यह राज्य के निर्देश के सिद्धांतों का अंग है, मौलिक कर्तव्य है या आर्थिक अधिकार है? तो इसमें कौन सा होगा कि समान कार्य के लिए समान वेतन? राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है, बी ऑप्शन इसमें सही होगा। समान कार्य के लिए समान वेतन, इसकी चर्चा की गई है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक नीति निर्देशक तत्व है? नीति निर्देशक तत्व कौन सा है? समान आचार संहिता, धर्म की स्वतंत्रता, मौलिक कर्तव्य, प्रेस की स्वतंत्रता। प्रेस की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में आता है, और 12 से लेकर के 35 तक अगर कोई भी आर्टिकल आता है तो वह मूल अधिकारों में आएगा, ना कि कर्तव्यों में। मौलिक कर्तव्य है ही उसी में, धर्म की स्वतंत्रता उसी में, तो समान आचार संहिता जो होगा ये ऑप्शन इसमें सही होगा। ऑप्शन एलिमिनेट करके भी आप लगा सकते हैं, उत्तर सही हो जाएगा। 63वां प्रश्न है, इनमें से कौन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में सम्मिलित नहीं है? तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में कौन सा सम्मिलित नहीं है ये आपको खोजना है। मद्य निषेध, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, डी ऑप्शन इसमें सही होगा, सूचना का अधिकार। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों में निम्न में से किसके बारे में संविधान शांत है? किसके बारे में? प्रौढ़ शिक्षा, काम का अधिकार, समान कार्य हेतु समान वेतन, गरीबों को निःशुल्क और विधिक सहायता। तो किसके बारे में ये शांत है, ये बताएं। प्रौढ़ शिक्षा की बात करती है क्या? कभी भी हमारे संविधान में ये है नहीं, प्रौढ़ शिक्षा की बात की गई है, तो ये ऑप्शन इसमें सही होगा। बाकी काम का अधिकार भी है, समान कार्य हेतु समान वेतन भी है, गरीबों को निःशुल्क विधिक सहायता भी उपलब्ध कराती है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। किसने नीति निर्देशक तत्वों को ऐसा चेक बताया जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है, किसने कहा है? ये किसके शब्द हैं? ए के अय्यर, बी आर अम्बेडकर, एच कुंजरू, के टी शाह। चारों ऑप्शंस में से आपको बताना है कि किसने ये कहा है। तो के टी शाह जी ने कहा है इसको। किसने कहा है? के टी शाह ने कहा है। मनरेगा कार्यक्रम निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को लागू करने हेतु लाया गया है? तो कौन सा अनुच्छेद जो है उसको लागू करने के लिए मनरेगा कार्यक्रम लाया गया? महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण गारंटी योजना, है ना। तो ये किसके लिए लाया गया है ये आपको बताना है। कहा गया यार, भारतीय राजनीति पद्धति के बारे में निम्न में से कौन सही नहीं है? तो कौन सा सही नहीं हो सकता है?
जो संसदीय पद्धति की सरकार है ये सही नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? भारतीय संविधान अध्यात्मक है, सरकार द्वारा अनुमोदित विधेयक, प्रधानमंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक, संसद के दोनों सदनों में से किसी भी मंत्री द्वारा प्रस्तुत विधेयक। कौन सा इसमें सही है आपको बताना है। भारत एक संसदात्मक प्रजातंत्र है, ये सही नहीं होगा। ये ऑप्शन इसमें सही होगा। हमारे यहाँ गणतंत्रात्मक सरकार है, अध्यक्षात्मक नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है? भारतीय संविधान की विशेषता कौन सी नहीं है? संसदात्मक सरकार, अध्यक्षात्मक सरकार, स्वतंत्र न्यायपालिका, संघात्मक सरकार। तो अभी इसके पहले वाले ही क्वेश्चन में बताया गया कि हमारे यहाँ अध्यक्षात्मक सरकार नहीं है, संसदात्मक सरकार है, स्वतंत्र न्यायपालिका भी और संघात्मक सरकार है। किसने कहा भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? किसने कहा है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है? ये जो केसी व्हीलर ने कहा है। किसने कहा है? केसी व्हीलर ने कहा है कि भारत एक अर्ध संघात्मक राज्य है। केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को प्राधिकार प्राप्त होता है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार को प्राधिकार प्राप्त होता है भारतीय संविधान से, भारत के राष्ट्रपति से, भारत के प्रधानमंत्री से, भारत के संसद से। चारों विकल्प दिए गए हैं, बहुत ही क्लोज हैं। थोड़ा सा सोचें और बताएं कौन सा हो सकता है। तो इसका जो सही उत्तर होगा वह है ए ऑप्शन, भारतीय संविधान से। हमारे यहाँ कुछ भी काम होता है तो वह नियम कानून से ही होता है, और वह नियम कानून जो हमारे संविधान में लिखे गए हैं उसी के द्वारा हुआ होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, किसने कहा है? ये किसने कहा है कि संविधान को तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है? ए के अय्यर जी ने कहा है। किसने कहा है? ए के अय्यर। इन्होंने कहा कि संविधान को जो इसकी संघात्मकता है वह तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है। अब कहेंगे ये संविधान की संघात्मकता क्या है? अब देखिए, हमारा देश प्रशासन करने के दृष्टिकोण से कई राज्यों में बटा है ना। 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश बने हुए हैं। लेकिन कभी भी अगर किसी राज्य पे कोई हमला कर दे, कोई देश हमला कर दे, तो उसकी रक्षा कौन करेगा? केंद्र सरकार करेगी। जाहिर सी बात है, कमांडो वहां पहुंचेंगे, पैरामिलिट्री पहुंचेगी, ना कि उस राज्य की पुलिस केवल। तो आप समझ गए, तो केवल प्रशासन की दृष्टि से बटा हुआ है, ना कि यह जो है अलग अलग राज्य हैं ही। कभी भी जरूरत पड़ेगी किसी भी राज्य की सीमा को छोटा किया जा सकता है या बड़ा किया जा सकता है। यह संसद को ऐसी पावर दी गई है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है। संघीय क्षेत्रों को प्रतिनिधित्व प्राप्त है तो संसद के दोनों सदनों में प्राप्त है। कहाँ प्राप्त है? संसद के दोनों सदनों में। यानी देखिए, संसद के देखिए यहाँ 2 सदन बात की गई है, लेकिन संसद के कितने घटक हैं? 3, और सदन कितने हैं? 2, लोकसभा और राज्यसभा। निम्नलिखित में से कौन एक अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली का आधारभूत तत्व है? तो कौन सा एक हो सकता है? एकल कार्यपालिका। ए ऑप्शन इसमें सही, बी ऑप्शन इसमें सही होगा, एकल कार्यपालिका। निम्नलिखित में से कौन सा सही है अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है? अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता कौन सा है? कार्यकारिणी का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति अपने मंत्रिपरिषद का चयन स्वयं करता है, राष्ट्रपति व्यवस्थापिका को भंग नहीं कर सकता। ऊपर वर्णित सभी सही हैं। तो इसमें से आपको बताना है कि कौन सा अध्यक्षात्मक शासन प्रणाली की विशेषता है। जहाँ पर अध्यक्ष होते हैं उसकी विशेषता कौन सी होती है? तो यह सभी होते हैं। जो अध्यक्ष रहेगा वह सब कुछ ये सब कर सकता है। ठीक है। सरकारिया आयोग की संस्तुतियां निम्नलिखित में से
किससे संबंधित है? तो सरकारिया आयोग निम्न में से किससे संबंधित है ये बतानी है आपको। राजस्व का वितरण, राष्ट्रपति की शक्तियां एवं कार्य, संसद की सदस्यता, केंद्र व राज्य का संबंध है। तो केंद्र व राज्य का संबंध जो है यह सरकारिया आयोग से संबंधित है। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है। शिक्षा एक विधि विषय के रूप में सम्मिलित है संघीय सूची में, राज्य सूची में या समवर्ती सूची में। तो शिक्षा जो है वह किसका विषय है? वह समवर्ती सूची का विषय है। किसका विषय है? समवर्ती सूची का विषय है। यानी इस पर नियम राज्य भी बना सकता है और केंद्र भी बना सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा सहभागी लोकतंत्र की सह विशेषता नहीं है? इसका उत्तर दीजिए, कौन सा एक विशेषता नहीं है? तो शक्तियों का केंद्रीकरण जो है यह इसकी विशेषता नहीं है, शक्तियों का केंद्रीकरण। केंद्र में राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है। तो केंद्र और राज्यों के बीच जो शक्तियों का बंटवारा किया गया है वह किस अनुसूची में है? प्रश्न यही पूछ रहा है। तो 5वीं में है, 6वीं में, 7वीं में, 8वीं में? किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। किस अनुसूची में है? 7वीं अनुसूची में है। केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का बंटवारा। भारतीय संविधान का कौन सा भाग और अध्याय संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध के बारे में है? तो कौन सा भाग और कौन सा अध्याय जो है यह संघ और राज्य के संबंधों की बात करता है? भाग 11 या 12? सबसे पहले तो भाग जानिए, फिर उसके बाद भाग बताइए कौन सा है। तो इसमें जो सही है भाग 11 का अध्याय फर्स्ट, ये ऑप्शन इसमें सही होगा। निम्नलिखित में से कौन भारत में संघ राज्य संबंध से संबंधित नहीं है? तो संघ और राज्य के संबंध से कौन सा संबंधित नहीं है? वह कौन आयोग है? बताएं आप। तो इसमें जो सही होगा वह है इंद्रजीत गुप्ता समिति। कौन सी? इंद्रजीत गुप्ता समिति। यह संघ और राज्य से संबंधित नहीं है। बिना अनुमति के कितने दिन संसद से अनुपस्थित रहने पर किसी सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? कितना दिन तक बिना बताए कोई भी सांसद संसद में अनुपस्थित रह सकता है? 30, 60, 90 या 120? इसमें कौन सा सही होगा उसको बताएं। इसमें जो है सही होगा वह है 60 दिन। अगर 60 दिन तक बिना बताए संसद में अनुपस्थित रहा तो उसे अयोग्य घोषित किया जा सकता है और उसके संसद की सदस्यता समाप्त कर दी जाएगी। कावेरी नदी के जल बंटवारे का विवाद किन राज्यों से संबंधित है? कावेरी नदी कहाँ बहती है? जो मैं ज्योग्राफी का वीडियो डाल रहा हूँ उसमें आप जा करके देखें किन राज्यों से होकर के कावेरी जा रही है, तो वहाँ आपको पता चल जाएगा किन राज्यों से ये संबंधित है। तो कावेरी नदी जल विवाद किससे संबंधित है? यह 4 राज्यों में होकर के जाती है, तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, पांडिचेरी। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। डी ऑप्शन इसमें सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। तो स्वतंत्रता के बाद भारतवर्ष में अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? तो अब तक कितनी बार वित्तीय आपात की घोषणा की गई है? अभी तक एक बार भी नहीं की गई है, यानी कभी नहीं की गई। वित्तीय आपात की घोषणा अभी तक कभी नहीं की गई है। ये थे आज के 100 प्रश्न जो कि शामिल किए गए थे। यानी ये इसका देखिए भाषा कैसा है, ये पूछना चाह रहा है कि वित्तीय आपात कब लगी। आपातकाल से क्वेश्चन बना है। 352, 356, 360। 360 में वित्तीय आपात है। 352 और 356 में क्या है आप कमेंट करके बताइएगा। ये थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, उसमें भी ऐसे ही टॉप 100 में लेकर के आ रहा हूँ। और 2 वीडियो और आएगा, उसमें सारे क्वेश्चन यानी प्रस्तावना से लेकर के लास्ट तक खत्म कर देंगे।